हाय स्टूडेंट्स, आज हम नर्वस डिसऑर्डर्स को डिस्कस करते हैं और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नर्वस डिसऑर्डर को अंडरस्टैंड करने के लिए 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और एक कैटेगरी है वेस्कुलर नर्वस डिसऑर्डर और उसकी दूसरी कैटेगरी है फंक्शनल नर्वस डिसऑर्डर्स। अब इन दोनों के बीच थोड़ा सा डिफरेंस है। हम पहले इनको डिफ़ाइन करेंगे कि ये 2 कैटेगरीज क्या हैं, फिर आगे चलते हैं। पहले हम वेस्कुलर नर्वस डिसऑर्डर को पढ़ते हैं। वर्ड वेस्कुलर वेसल से निकला है और वेसल होती हैं ब्लड की। ब्लड हमारी पूरी बॉडी को सप्लाई देता है। इसी तरह से हमारे ब्रेन के भी सेल्स हैं, न्यूरॉन्स, उनको भी ब्लड सप्लाई देता है, यानी उनको ऑक्सीजन और ग्लूकोज प्रोवाइड करता है और उनके अंदर से नाइट्रोजीनियस वेस्ट वगैरह को डिस्चार्ज किया जाता है बॉडी से। तो अब हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उनकी जो सप्लाई है ब्लड वेसल्स के ज़रिए, उसमें कोई मसला हो जाए, यानी स्पेशली CNS यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के सेल्स की सप्लाई अफेक्टेड हो जाए, वो फुली नहीं हो पाए उनको या बिल्कुल भी ना हो पाए, तो वो सेल फिर डैमेज हो जाते हैं, वो अपने हिस्से का काम नहीं करते, जिसका इफ़ेक्ट पड़ता है कि वो जो काम आगे किसी आर्गन में कंट्रोल या कमांड के लिए जा रहा था, वो आर्गन जाके मुतासर होता है, यानी अफेक्टेड होता है। उससे जो है बॉडी के अंदर डिस्टर्बेंस हो गई। तो ये हो गया वेस्कुलर डिसऑर्डर, जिससे न्यूरॉन सेल को सप्लाई नहीं मिली ब्लड की। अब उसके अलावा जो दूसरा है कि फंक्शनल नर्वस डिसऑर्डर, वो क्या होता है कि जो न्यूरॉन सेल्स हैं वो नॉर्मली बॉडी को कंट्रोल करने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर या इम्पल्स जनरेट करते हैं। अब वो इम्पल्स जब जनरेट ना हो पाए या कभी कभी इम्पल्स जनरेट हो जाती है लेकिन ट्रांसफ़र ना हो पाए किसी वजह से, तो उनका जो फंक्शन हुआ, यानी इम्पल्स को कमांड या कोऑर्डिनेट के यूज़ करने का, वो नहीं हो पाया, तो इसको बोलते हैं फंक्शनल डिसऑर्डर, यानी उनके काम में के अंदर रुकावट आ गई। अब इस तरह से जो है हम दोनों डिसीज़ को एग्जांपल से अंडरस्टैंड करेंगे, दोनों के अंदर डिफरेंस को अंडरस्टैंड करेंगे नर्वस डिसऑर्डर्स में। पहले हम पढ़ते हैं वेस्कुलर डिसऑर्डर को। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है पैरालिसिस, वेरी फेमस। पैरालिसिस ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स यानी लिम्स, फोर लिम्स या हाइंड लिम्स यानी आर्म्स या लेग्स के अंदर जो है इनएबिलिटी इन कंट्रक्शन आ जाती है, यानी वो बॉडी के हिस्से डिसफंक्शनल हो जाते हैं। कभी हैंड, कभी पूरी आर्म, कभी फुट, कभी पूरी लेग, ये डिसफंक्शनल हो जाते हैं। ये ब्रेन के कमांड से कंट्रैक्ट नहीं होते, स्पेशली तब जब इनको हिलाने वाले मसल्स जो होते हैं उनका राब्ता ब्रेन के उस हिस्से से कट जाता है जिस हिस्से को जो है ब्रेन सिग्नल दे रहा था। तो ये कंट्रैक्शन कराने वाले जो मसल्स हैं, इन मसल्स को कंट्रोल करने वाले न्यूरॉन्स डैमेज हो गए थे, इसीलिए उन मसल को सिग्नल नहीं मिला कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का। मसल फिर आगे जो है अपने जो है लिम्स के जो टिश्यूज़ हैं उनको कंट्रैक्ट नहीं कर पाए, तो ये अनेबल हो गए या डिसेबल हो गए, तो उसको कहते हैं पैरालाइज। अब पैरालाइज के जो रीज़न है वो क्या है कि न्यूरॉन सेल में डैमेज क्यों हो गए थे, क्योंकि उनकी सप्लाई बंद हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि ब्लड जो सप्लाई दे रहा था उसके अंदर क्लॉट आ गया था, हेमोरेज जिसको बोलते हैं। अब वो क्यों हुआ? क्योंकि ब्लड जो है उसके अंदर प्लाज्मा पार्ट जो है वो कम था, बिल्कुल वो कैपिलरीज में जाके फंस गया
वहाँ पे कैपिलरी ब्लॉक हो गई उस वजह से, या कोई बंदा गिरा है किसको ज़ख़म आया है तो उस ज़ख़म से वो जो है ब्लॉकेज हुई है। जब तक ब्लॉकेज होगी तो आगे सप्लाई बंद होगी ब्रेन के स्पेसिफिक पार्ट में। वो जो पार्ट अफेक्ट होगा उसका जो हिस्से का काम है, जैसे आर्म, लेग या किसी जगह पे, तो वो न्यूरॉन डैमेज हो गए तो वो अपना हिस्से का काम नहीं करते। जब नहीं करते तो सिग्नल पास नहीं होता, तो कंट्रैक्शन नहीं हो पाती, इस तरह से। अब किसी को अगर कोई पैरालाइज का इशू हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है कि उसको जल्दी टेस्ट कराने चाहिए अपने ब्रेन की। अगर वो रिकग्नाइज़ हो जाता है कि ब्लॉकेज कहाँ है तो डॉक्टर्स उसको अनब्लॉक कर देते हैं। अगर नहीं तो फिर जिस बॉडी के लिम्स में ये इशू हुआ है उसकी फिजियोथेरापी जो है जल्दी जल्दी से होगी, या उसको बॉडी के आर्गन को एक्सरसाइज कराया जाएगा, तो हो सकता है वो कम्प्लीटली डिसफंक्शनल से बच जाए, तो उसके बॉडी के अंदर कुछ इससे काम करने लगेंगे। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जो है फंक्शनल डिसऑर्डर से नर्वस के डिसऑर्डर में, और उसका एग्जांपल हम लेते हैं एपिलेप्सी, जिसको मिर्गी कहा जाता है। ये एपिलेप्सी के अंदर होता क्या है कि जिस बंदे को एपिलेप्सी होती है उसको दौरे पड़ते हैं, सीजर्स। ये रिकरेंट सीजर्स होते हैं, यानी रिपीटेडली उसको सीजर्स आते हैं। कभी कभी उसको टचेस या जर्क यानी हल्के से झटके लगते हैं। इनकी वजह से जो है वो अपना सेंसेस जो हैं वो थोड़ी देर के लिए उसके यानी डिसफंक्शनल हो जाते हैं, और उसकी बॉडी जो है वो थोड़ी सी एबनॉर्मल सी लुक देती है। अब जब किसी को एपिलेप्सी है तो ये कंप्लीट नहीं होगी, इसकी ड्यूरेशन शॉर्ट होगी, यानी ये टेम्परेरी होंगे। थोड़ी देर के बाद फिर वो बंदा नॉर्मल हो सकता है, यानी जब वो उस दौरे से उठाए या उस जर्क ख़त्म हुआ है तो फिर वो नॉर्मल दिखेगा बिल्कुल। अब एपिलेप्सी की जो पहचान है वो क्या है कि अगर किसी बंदे को उसका इफ़ेक्ट है तो उसको अगर सडन हम टॉर्च लाइट उसकी आंखों को लगाएंगे तो उसको ये झटका लग सकता है। या अगर कोई बंदा एपिलेप्सी वाला अचानक पानी देखता है या पानी के टच से उसको ये झटका आ सकता है, तो ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो उसके एपिलेप्सी वाले को ज़ाहिर कर सकती हैं कि भाई इसको जो है झटका आ सकता है हो, या हो सकता है किसी फैमिली मेम्बर को। इसी तरह से अब थोड़ा आगे चलेंगे कि एपिलेप्सी को जो है कंप्लीट अंडरस्टैंड करने के लिए कि इसके अंदर जो न्यूरॉन सेल का फंक्शन है, यानी इम्पल्स जनरेट करने वाला, या तो ये कभी इम्पल्स जनरेट ही नहीं कर पाते क्योंकि छोटे बच्चों में उनका ब्रेन बनते वक्त कुछ न्यूरॉन सेल कम बने हैं, या स्पेसिफिक पार्ट के सेल्स जो है नहीं बन पाए, इसीलिए वहाँ से जो इम्पल्स जनरेट हो रही है वो या तो जनरेट नहीं हो पा रही, या तो हो पा रही है तो फिर कंट्रोल में नहीं है, यानी जिस तरह से बंदा काम करना चाहता है उसका ब्रेन उस तरह से काम नहीं करता। या कभी कभी ओल्ड एजेस में भी ऐसा होता है कि किसी बंदे के ब्रेन के जो सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स, वो किसी इशू की वजह से डैमेज हो जाते हैं, तो वहाँ जो सेल डैमेज होते हैं वो अपने हिस्से का काम नहीं कर पाते या उनका काम रह जाता है, तो उस हिसाब से भी जो इम्पल्स जनरेट हो रही होती है वो या तो टारगेट सेल पर पहुंच नहीं पाती, यानी उनके नर्व्स में कोई प्रॉब्लम होता है, वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में नहीं जा सकती, या तो फिर जनरेट हुई है तो फिर कंट्रोल में नहीं है कि जिस तरह से इम्पल्स जनरेट करनी चाहिए थी उस तरह से नहीं हो पाई। तो ये हो गए कि एपिलेप्सी के इशू कि जिस बंदे को है वो जो है उसकी आँख में भी हो सकती है, जैसे उसके मुंह के अंदर भी हो सकती है, वो कोई एक साइड टेढ़ी हो जाए, या उसके जो है हैंड या कोई उसकी लेग्स वगैरह के अंदर भी थोड़े से झटके